ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। तो एल्केन्स हमने, लेट्स हैव अ वेरी क्विक रिव्यू व्हाट वी हैव डन इन एल्केन्स। सबसे पहले हमने कहा था एल्केन्स दे आर द पेरेंट होमोलोगस सीरीज। ये पेरेंट होमोलोगस सीरीज है आपके पास, और इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है। इसके बाद जो दूसरी हाइड्रोकार्बन आता है दैट इज योर एल्कीन्स, दे बोथ आर हाइड्रोकार्बन। ये एल्केन्स जो है वो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। एल्केन्स आर योर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एल्कीन्स जो है वो हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। इट इज आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, राइट। तो एल्केन्स का हम पढ़ चुके थे। एल्केन्स की प्रिपरेशन हम नहीं करते हैं, बल्कि एल्केन्स को वी ऑब्टेन देम, वी गेट देम बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ, by the fraction distillation of petroleum. We get the alkanes by from the fraction distillation of petroleum. ये हमने कल क्लास में करा था, ठीक है। एल्कीन, और उसके बाद हमने एल्केन की सिर्फ एक प्रॉपर्टी करी थी, एंड दैट वाज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन होता है substitution reaction with halogens, ठीक है। and that also in the presence of UV rays। और यूवी रेस किस लिए यूज होती है कि क्लोरीन या हेलोजन जो भी है उसका बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, ताकि फिर वो एक नेसेंट एटम के फॉर्म में है और एक एक हाइड्रोजन को एट अ टाइम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन हेलोजनेशन, या फिर आप इसको हेलोजनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद हेलोजन और द हेलोजनेशन रिएक्शन के अंदर आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, यू गेट मल्टीपल। अगर यहाँ पर मीथेन था तो उसके पास 4 प्रोडक्ट्स आएंगे जब एक एक करके हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा बाय द क्लोरीन और ब्रोमीन और व्हाटएवर एंड 1 HCl। तो 4 + 1 5, तो जितने भी हाइड्रोजन होते हैं उतने प्रोडक्ट होते हैं, और प्लस एक HCl या HBr जो भी है। तो दिस वाज अबाउट द एल्केन। Now after alkane we have studied, now we are going to start with an alkene, ठीक है। Alkene is another homologous series. We need to understand it is mandatory in alkenes to have one carbon-carbon double bond. We need to have one carbon-carbon double bond, must है। और हम इसको कहते हैं unsaturated, because it's unsaturated, because it has a carbon-carbon double bond, तो जिसकी वजह से बहुत रिएक्टिव है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड जो है वो चेंज हो जाते हैं टू सिंगल बॉन्ड, और फॉलोड बाय द एडिशन रिएक्शन। अब ये एडिशन रिएक्शन इसकी प्रॉपर्टी है एल्कीन्स की। हमारी प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एन एल्केन क्या था? कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एन एल्केन वाज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और द हेलोजनेशन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन था एल्केन का। और एल्कीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या है? एल्कीन का जो उनका कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन जो है वो है आपका एडिशन रिएक्शन, दैट इज योर एडिशन रिएक्शन। ये एडिशन रिएक्शन इसलिए होता है क्योंकि आपके ये हाइड्रोकार्बन जो है दिस इज योर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू कार्बन सिंगल बॉन्ड, और उसके बाद 2 प्रोविजंस आपके पास open हो जाती हैं for the addition of any other element into it, right? तो let's start with an alkene and let's do it very quickly। तो सबसे पहले तो हम alkenes का जनरल फॉर्मूला लिखते हैं, that's CnH2n। शॉर्टकट आपको देखते के साथ ये पता चल जाएगा यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन 1:2 के रेशियो में। ये मल्टीपल टाइम एग्जांपल्स देते हैं एग्जामिनर्स के। C12H26 किस कैटेगरी, कौन सा हाइड्रोकार्बन है? यहाँ पर ये 1:2 के रेशियो को एक्सीड कर रहा है। अगर 1:2 रेशियो को एक्सीड करेगा तो ये एल्केन होगा, और अगर ये एग्जैक्टली 1:2 का रेशियो होगा तो ये आपका एल्कीन होगा, ठीक है। तो ये आप इसको, ये तो आइडेंटिफाई करने के लिए आप अपने एंड पर इसको आइडेंटिफाई, लेकिन आप जब एग्जामिनर आप कहेगा कि लिख के बताइए कि यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाई इट्स एन एल्केन और व्हाई इट्स एल्कीन, तो आप कहेंगे बिकॉज इट सपोर्ट्स द फॉर्मूला CnH2n+2, or it supports the formula CnH2n, or it has a ratio of exactly carbon nitrogen in the ratio of 1:2, ठीक है। तो ये हो गया आपका जनरल फॉर्मूले की बात। तो जनरल फॉर्मूला हमारे पास एल्कीन्स का है, it's C double bond, sorry, it's CnH2n+2। the general formula is CnH2n, और ये अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड होने का मतलब है ये रिएक्टिव हैं, और इनके कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस जो होते हैं वो होते हैं एडिशन रिएक्शन, ठीक है। इनके कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन
एडिशन रिएक्शन होते हैं। अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन टू द एडिशन रिएक्शंस, बिफोर वी मूव ऑन टू द एडिशन रिएक्शन, लेट्स टॉक अबाउट द प्रिपरेशन कि एल्कीन्स को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं। ये मैं लास्ट क्लास में ले चुकी हूँ। हम एल्कीन्स को प्रिपेयर नहीं करते हैं, हम उसको फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से ऑब्टेन करते हैं। अब एल्कीन्स को प्रिपेयर करने का मेथड है, पहला मेथड क्रैकिंग, पहला मेथड क्रैकिंग। तो जो भी हमारे मेगा, मेजर, बिग मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ठीक है, उन मॉलिक्यूल्स को, मैक्रो मॉलिक्यूल्स को या पेट्रोलियम को, ठीक है, जब हम व्हेन वी क्रैक इट, जब हम इसको क्रैक करते हैं तो वी गेट एल्कीन एज वन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं देखती हूँ कि इफ आई हैव दैट पावर पॉइंट, ताकि मैं आपको जल्दी से उसका लैब सेटअप दिखा दूँ। Okay, just give me a 2 minutes. I'll show you the lab setup of this. कि ये क्वेश्चन हमारे पास ATP में बहुत आता है, ठीक है। Yes, this is the question. This has been repeated multiple times और ये आपका 4-2 का क्वेश्चन है। ये देखिए, एल्कीन, इथीन इज एन एल्कीन और यहाँ पे ये लैब सेटअप है फॉर द क्रैकिंग। इन्होंने कंबस्शन ट्यूब लिया और इन्होंने जो है कंबस्शन ट्यूब लिया और इस combustion tube में इन्होंने mineral wool लिया soaked in ethanol. They can soak it into ethanol or they can soak it this into petroleum. ठीक है, now petroleum is basically a mixture और इथेनॉल से भी हम इथेन बना सकते हैं, C2H5OH। इसमें से अगर मैं वाटर माइनस करूं, HOH माइनस करूं, तो व्हाट आई विल बी लेफ्ट विद, आई विल बी लेफ्ट विद C2H4 व्हिच इज एन ईथीन। व्हाई इट्स एन एल्कीन? बिकॉज़ आई हैव अ रेशियो ऑफ 1:2। तो इथेनॉल से भी आप, इथेनॉल के क्रैकिंग से भी आप इथीन बना सकते हैं और पेट्रोलियम के क्रैकिंग से भी। और क्रैकिंग मैंने आपको बताया था, क्रैकिंग जो होती है वो आपकी दो तरह की होती है, एक होती है कैटालिटिक क्रैकिंग और दूसरी होती है थर्मल क्रैकिंग। और यहाँ पर हम इसको थर्मल कर रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग हीट। हम जब इसको हीट करेंगे तो ये इथेनॉल जो है ये अपना वाटर रिमूव कर देगा। जब ये वाटर इथेनॉल में से C2H5OH में से जब आप उसके अंदर से वाटर निकाल देंगे, यू विल बी लेफ्ट विद ईथीन C2H4। अब ये ईथीन जो है इसका MR जो है इट्स 12 into 2 makes it 24 plus 4 makes it 28। अच्छा, अब गैसेस का जो कलेक्शन होता है, इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। आवाज आ रही है बच्चों? कैन यू हियर मी? अच्छा, अब ये जो कलेक्शन है, अपवर्ड डिलीवरी, डाउनवर्ड डिलीवरी, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये डिपेंड करता है ऑन द डेंसिटी ऑफ द गैस। अब डेंसिटी हमें कैसे पता चलती है कि अगर कोई भी एयर का MR, इवन दो द एयर इज अ मिक्सचर, लेकिन एयर के अंदर, एयर मिक्सचर है लेकिन एयर के अंदर जो उसके जो कंपोनेंट्स हैं, वी हैव approximately 78% of nitrogen present, we have approximately 21% of oxygen present, we have 0.03% of carbon dioxide present, and we have some noble gases and stuff. तो इनकी जब हम परसेंटेज निकालते हैं, इवन दो द एयर इज अ मिक्सचर, कभी भी किसी भी मिक्सचर का हम MR नहीं कैलकुलेट कर सकते, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमें परसेंटेजेस पता है तो इन परसेंटेजेस के बेसिस पर हमने एक MR एयर का निकाला विच इज 28। तो जिस गैस का AR हमारा इक्विवेलेंट टू 28 होता है या लेस देन 28 होता है, तो उनको हम लो डेंसिटी या लेस डेंसर गैसेस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया, अमोनिया का MR 17 है तो वो लेस डेंसर है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का MR 44 है तो वो मोर डेंसर है। जो भी लेस डेंसर गैसेस होंगी, जो भी लेस डेंसर होंगी, लाइटर गैसेस होंगी, वो अपवर्ड डिलीवरी से कलेक्ट होती हैं। तो अमोनिया आपकी अपवर्ड डिलीवरी से, ये लाइटर गैस है तो ये राइज करेगी, और जितनी भी हेवी गैसेस होती हैं जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, वो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से कलेक्ट होंगी। तो ये कलेक्शन का क्राइटेरिया होता है कि आप उसको कंपेयर करते हैं विद एयर। अगर एयर के MR से कम है विच इज 28 तो वो लाइटर गैसेस हैं, एयर के MR से ज्यादा है तो वो हेवियर गैसेस हैं। हेवियर गैसेस हमेशा नीचे बैठती हैं तो वो डाउनवर्ड डिलीवरी से कलेक्ट होंगी, लाइटर गैसेस हमेशा ऊपर राइज करती हैं। अब यहाँ पर जो ईथीन है, यहाँ पर जो ईथीन है विच इज C2H4, इसका MR जो है वो 28 है, 12 into 2 24, 24 plus 2 28। तो दैट इज ऑलमोस्ट सेम एज एन एयर। और ये ईथीन हम इसको वाटर के ऊपर कलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज इंश्योरिंग अस दैट दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर। हम नॉर्मली वाटर के ऊपर इसलिए कलेक्ट करते हैं ताकि हमें पता चले
so that we understand कि अगर ये पूरी टेस्ट ट्यूब पानी से भरी हुई है तो जितनी गैस इसके अंदर आती जाएगी उतना ही वाटर का डिस्प्लेसमेंट नीचे होता जाएगा। अभी यहाँ इतनी गैस कलेक्ट हुई तो यहाँ पर वाटर है और यहाँ तक आएगी गैस तो ये वाटर और नीचे पुश हो जाएगा। तो जितना यहाँ पर रीजन एम्प्टी रीजन होगा उतना ही हमें पता चलेगा कि गैस कलेक्टेड। तो कलरलेस गैसेस को, जो भी हमारी कलरलेस गैसेस हैं, ठीक है, और जो भी insoluble gases हैं, ठीक है, we know that all the organic gases are insoluble because they are covalently bonded। तो जितनी भी colorless और insoluble होती हैं, we try and collect them over water। So this is a lab setup for cracking, जहां पर हम एक बड़े molecule को हीट करके उसको क्रैक डाउन कर रहे हैं and it's already specified this is ethene and we're collecting over water because it's colorless and it's insoluble। ठीक है, अब now let's see what is the question। The gas is collected over water, what do you know about the solubility? It's insoluble। So just the purpose of aluminum oxide, the aluminum oxide is a catalyst and we are heating, so aluminum oxide is a catalyst। तो यहाँ पर examiner use कर सकता है silicon dioxide as well as aluminum silicate as well as porous broken pottery pieces। वो broken pottery pieces मैंने आपको कल बताया था, वो भी आपका एल्यूमिनियम सिलिकेट। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इन दैट यू विल डू लेटर। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा। आई एम गोइंग बैक ऑन टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट। ओके, तो क्रैकिंग से जो मैक्रोमोलेक्यूल है, पेट्रोल है, अल्कोहल है, इसकी आप क्रैकिंग करते हैं और यहाँ पर आप कैटलिस्ट यूज करते हैं और साथ में हीट यूज करते हैं, हीट करते हैं तो आपको एल्कीन मिल जाती है। ठीक है, क्लियर? क्रैकिंग मैंने कल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। ये एक प्रिपरेशन मेथड। दूसरा प्रिपरेशन मेथड इज योर डिहाइड्रेशन, ऑफ एन अल्कोहल। ठीक है, अब मैं ये बार बार यूज करूंगी डिहाइड्रेशन वर्ड, आगे भी यूज करूंगी। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है? हाइड्रा। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड हाइड्रा? हाइड्रा मींस वाटर। तो दैट मींस अगर मैं अल्कोहल में से वाटर निकाल लूं तो बस मेरे पास क्या बचेगा? आई विल बी लेफ्ट विद एल्कीन। ठीक है, तो अगर मेरे पास इथेनॉल है, C2H5OH है, इसमें से अगर मैं वाटर निकाल लेती हूँ तो मेरे पास बचेगा इथीन, C2H4। ठीक है, इसी तरह से C3H7OH में से मैं वाटर निकाल लेती हूँ, आई विल बी लेफ्ट विद C3H6, दैट इज माय प्रोपीन। तो प्रोपेनॉल से क्या मिला मुझे? प्रोपीन। सही है। इसी तरह से C4H9OH which is my butanol। मैंने कल क्या बताया था? What did I explain you yesterday? अगर एक कार्बन होता है तो we call it मीथ। अगर दो कार्बन है, ठीक है, two molecules of two atoms of a carbon we call it eth। अगर तीन कार्बन है we call it prop। अगर चार कार्बन है we call it but। तो इसके अंदर चार हैं and it's an alcohol, so we'll be calling it butanol। we'll be calling it butanol। अब ब्यूटेनॉल में से मैं वाटर निकालूंगी तो आई विल बी लेफ्ट विद C4H8। so this is basically my butene। बच्चों बात समझ में आई? so this is the first method, that's cracking, that's very very important। the second important method is dehydration of an alcohol। अभी dehydration होता कैसे है? dehydration होता है एक dehydrating एजेंट की वजह से। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मैं अभी कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशन की वीडियो बनाकर आई हूँ, उसमें मैंने बिल्कुल साफ तौर से बताया है कि आपके पास सिर्फ एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है विच इज वेरी नोन टू यू एंड विच यू विल बी यूजिंग इन प्लेंटी ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है दैट इज योर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को अगर आप कहीं पर भी देखते हैं तो इसका काम यह है कि ये जहां पर भी वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हम ये रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 180 डिग्री सेल्सियस। मैं आपको एक चीज और बता चुकी हूँ या मैंने अभी वीडियो में डाली है, अभी जो मैं कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशन की वीडियो बना रही थी उसमें मैंने कहा था, उसमें मैंने बताया है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे आर बेसिकली कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, they are covalent molecules and covalent molecules they undergo a very slow reaction। ठीक है, unlike they undergo a slow reaction unlike your ionic compounds, unlike your ionic molecules। ionic molecule के जो reaction होते हैं बेटा वो होते हैं fast reaction। क्योंकि ये slow reaction होते हैं तो they will be taking time to proceed to finish। तो हम क्या करते हैं इन स्लो रिएक्शन को फास्ट करने के लिए
फास्ट रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आइदर वी कैन यूज अ कैटलिस्ट देयर टू इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, या हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं, या हम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर सकते हैं। ये कुछ चंद फैक्टर्स हैं ना जो स्पीड ऑफ रिएक्शन को एनहांस करते हैं। तो द सेम फैक्टर्स विल बी यूजिंग हियर। तो जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हम पढ़ रहे हैं या आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, आप देखिए इन दे ऑलवेज अंडरगो अ स्पेशल कंडीशंस। ये स्पेशल कंडीशंस दे आर स्पेशल इन टर्म्स ऑफ हाई टेम्परेचर, in terms of catalyst, in terms of any other factor which can speed up the reaction. क्यों ये स्लो होते हैं, क्योंकि कोवलेंट रिएक्शंस होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, दैट्स व्हाई दे अंडरगो स्लो। तो आप जितने भी रिएक्शंस देखेंगे ये अंडर कैटलिस्ट या हाई टेम्परेचर होता है। तो अब इस रिएक्शन के अंदर जो कि प्रिपरेशन ऑफ एन एल्कीन, जो कि डिहाइड्रेशन ऑफ एन अल्कोहल है, आई एम यूजिंग ए कैटलिस्ट व्हिच इज कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये इसका काम क्या है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और साथ में इट इज ऑल्सो गोइंग टू एक्ट एज ए कैटलिस्ट। सो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के दो काम हैं, एक तो वो एक्ट कर रहा है एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और दूसरा वो एक्ट कर रहा है एज अ कैटलिस्ट टू स्पीड अप द रिएक्शन। तो जो भी वाटर इसके अंदर है, इस अल्कोहल के अंदर जो भी वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और साथ में जैसे ही वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा वैसे वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस रिएक्शन की जो स्पेशल टेम्परेचर कंडीशंस रिक्वायरमेंट है वो है 180 डिग्री सेल्सियस। ऑर्गेनिक केमिकल्स की कंडीशंस बेटा फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, दे शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। डिहाइड्रेशन ऑफ एन अल्कोहल, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, 180 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया? तो ये हमारी दो हो गई प्रिपरेशन, राइट? नाउ मूविंग अहेड, नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एल्कीन। आई एम गोइंग एट अ फास्टर पेस। कोई इशू तो नहीं हो रहा? समझ में आ रहा है ना बच्चों? गिव मी थम्स अप। सो गए क्या? इतनी अफ्तारी मत खाया करो कि तुम लोगों से उंगली भी थम्स अप भी ना की जाए। I'm sitting here without iftari. I just had a glass of squash and that's it. Properties of alkenes. हाँ, क्रैकिंग से दोनों बनते हैं बच्चे, लेकिन हम क्योंकि एल्कीन्स पे फोकस कर रहे हैं तो हम सिर्फ एल्कीन्स का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है? क्रैकिंग से दोनों होता है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन क्योंकि हम बड़े एल्कीन्स के प्रिपरेशन में तो हमारा फोकस एल्कीन है, ठीक है? अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। We move on to the chemical properties of alkenes. हमने केमिकल प्रॉपर्टी एल्केन की सिर्फ एक की थी क्योंकि वो हाईली अनरिएक्टिव है, क्योंकि वो सैचुरेटेड है। Alkenes are unsaturated and they are reactive, so they will be undergoing a different, और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होते हैं वो एडिशन रिएक्शंस होते हैं। तो पहला रिएक्शन जो एडिशन रिएक्शन आया वो है एडिशन ऑफ वाटर, या एडिशन ऑफ तीन होते हैं, एडिशन ऑफ वाटर होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, और एडिशन ऑफ हेलोजिनेशन होता है, ठीक है? ये तीन एडिशन रिएक्शंस होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद एडिशन विद वाटर। अब बताओ, एल्कीन के अंदर पानी मिलाएंगे तो क्या मिलेगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से, क्या होगा? अल्कोहल में से पानी निकाला तो एल्कीन बना, एल्कीन में पानी ऐड करोगे तो क्या बनेगा? जल्दी बताओ। Alcohol, absolutely correct, Muzammil. So we'll be getting an alcohol, C2H5OH. तो इथीन बनाएगा, इथेनॉल, प्रोपीन बनाएगा, प्रोपेनॉल, ब्यूटीन बनाएगा, ब्यूटेनॉल। इज दैट क्लियर? तो अब एल्कीन जो है, एल्कीन on addition with hydro water is going to give you a corresponding alcohol। और एक चीज और याद रखो कि जो एडिशन रिएक्शंस होते हैं उनका we get just one product, we will be getting one product। अब याद करो substitution reaction में क्या हो रहा था, जल्दी बताओ, substitution reaction में क्या हो रहा था? how many products we were getting? we were getting multiple products, agreed or not? अगर मीथेन ही था तो 5 प्रोडक्ट्स मिल रहे थे, तो एल्कीन का जब एडिशन होगा you will be getting just one product, ठीक है? तो I'm writing the equation, we will be studying as a role model एल्कीन, एल्कीन के अंदर जब आप वाटर ऐड करेंगे you will be getting ethanol, C2H5OH as the only product। Now comes the conditions। The conditions मैंने आपको क्या बताई थी? Conditions will be your concentrated sulfuric acid which is playing a role of a catalyst as well as a dehydrating agent। जो ये पानी है इसको absorb कर लेगा। No, 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 sorry, a mistake।
ठीक है, आई एम सॉरी, अंडू। अच्छा, यहाँ पर ये हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नहीं यूज करेंगे, यहाँ पर हम फॉस्फोरिक एसिड यूज करेंगे। आई एम सो सॉरी। तो हियर we'll be using a catalyst as phosphoric acid. The temperature conditions for this reaction is going to be 300 degrees Celsius and the pressure conditions are going to be 70 to 90 atmospheric pressure. ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस, ये नॉर्मली रिएक्शन 2 नंबर का होता है जिसमें 1 मार्क आपकी बैलेंस इक्वेशन का होता है और 1 मार्क या 2 मार्क की कंडीशंस के। तो ये कंडीशंस रट्टा है। ठीक है, एल्कीन से हम अल्कोहल बना सकते हैं ऑन एडिशन विद वाटर, और अल्कोहल से एल्कीन बना सकते हैं कैसे? बाय रिमूविंग वाटर, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर। सही है। इस सिनेरियो में जब हम एडिशन कर रहे हैं तो हम यूज कर रहे हैं फॉस्फोरिक एसिड 300 डिग्री सेल्सियस, याद रखो रट्टा 70 to 90 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जब हम अल्कोहल से डिहाइड्रेट कर रहे हैं तो हमारी कैटालिटिक कंडीशन क्या है, हमारी कैटलिस्ट क्या कर रहे हैं, हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज कर रहे हैं concentrated sulfuric acid, and here we are using 90 degrees Celsius temperature. Both ways, this is preparation and that's a property. Is that clear? Moving ahead, so first property done. Let's move on to the second property. The second property is your addition of hydrogen, जिसको आप हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसके अंदर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, अब देखो इथीन का ही हम एग्जांपल लेते हैं। इथीन में हाइड्रोजन हम ऐड कर रहे हैं, तो इथीन का मॉलिक्यूल इस तरह से होता है, ये इसके अंदर 2 हाइड्रोजन इधर कार्बन पे और 2 हाइड्रोजन इधर कार्बन पे, और जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा अंडर स्पेशल कंडीशंस क्या होती हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट निकल एट 170 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये इसकी कंडीशंस हैं। अब होता क्या है कि ये जो डबल बॉन्ड है ये चेंज हो जाता है इनटू अ सिंगल बॉन्ड बिकॉज ऑफ दीज कंडीशंस। तो आपके पास 2 हाइड्रोजन ये यहाँ पर एज इट इज आ जाते हैं, लेकिन कार्बन सेटिस्फाइड नहीं है। तो कार्बन को सेटिस्फाई करने के लिए ये हाइड्रोजन जो है H ये बॉन्ड ऐड हो जाएगा एक जगह, यहाँ हाइड्रोजन ऐड होगा यहाँ। तो बेसिकली हमारे पास क्या बना, हमारे पास एल्कीन से बना एल्केन। ठीक है, पहले हाइड्रेशन में तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजनेशन है, और जब एडिशन ऑफ वाटर हम करते हैं तो एल्कीन क्या बना रहा है, एल्कीन बना रहा है अल्कोहल। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक की प्रिपरेशन दूसरे की प्रॉपर्टी, ये एक रिएक्टेंट जैसे एल्कीन से दूसरी होमोलोगस सीरीज बन गई, इससे इस अंडर दिस कंडीशन अनदर होमोलोगस, सो दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। समझ में आई? तो ये सारा होमोलोगस सीरीज आपस में कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एल्कीन से एल्केन बना रहे हैं अनदर हाइड्रोकार्बन, और यहाँ से एल्कीन से नॉन हाइड्रोकार्बन बना रहे हैं विच इज एन अल्कोहल। ठीक है, सो दीज कंडीशंस एंड दिस कैटलिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ प्लैटिनम और पैलेडियम कैटलिस्ट भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी, कमिंग टू द थर्ड रिएक्शन। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन की हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रियल लाइफ एप्लीकेशन है। रियल लाइफ एप्लीकेशन ये है कि जो आपकी मार्जरीन होती है, मार्जरीन इज एक्चुअली मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम योर अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, जो आपका अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल होता है उसके अंदर आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं। इट्स अ ह्यूज मॉलिक्यूल, इट हैज गॉट मल्टीपल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जहां पर भी होगा वहां पर एडिशन हो जाएगा हाइड्रोजन का। अगर आप इसको रिएक्ट कराएंगे हाइड्रोजन के साथ under the special conditions of nickel at 180 डिग्री सेल्सियस और 170 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर होगा क्या कि ये आपको दे देगा saturated, it will give you saturated vegetable oil, and this saturated vegetable oil is generally known as margarine. तो margarine अगर हम unsaturated vegetable oil से बनाते हैं तो ये सैचुरेट हो जाता है, यहाँ पर जो इसके डबल बॉन्ड्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कंपाउंड कहलाता है मार्जरीन। सो दिस इज योर रियल लाइफ एप्लीकेशन। ओके, डन। आगे प्रोसीड करें। एनी क्वेश्चंस? somebody has written something in the chat, let me see.
I'm a bit late. No issues. I'll be uploading. Don't worry, Mustafa. I'll be uploading. अच्छा, ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई. नाउ कमिंग टू द थर्ड प्रॉपर्टी. अब मैंने कौन सी प्रॉपर्टीज बताई, जल्दी जल्दी बताओ. रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद हाइड्रोजन. अब आती है तीसरी प्रॉपर्टी, दैट इज हेलोजिनेशन. हेलोजिनेशन या फिर आप उसको कह सकते हैं एडिशन. एडिशन विद हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन, इन फैक्ट एडिशन ऑफ हेलोजन. ठीक है. अब ये प्रॉपर्टी आपकी एडिशन ऑफ हेलोजन जो थी एल्केन्स में भी हमने देखी थी, लेकिन एल्केन्स के अंदर जब हमने एडिशन ऑफ हेलोजन किया था तो हमारी नॉर्मल रेगुलर कंडीशंस नहीं थी, ये यूवी रेज की प्रेजेंस में हो रही थी और यहाँ पर आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिल रहे थे, मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिल रहे थे या नहीं मिल रहे थे. अब हम एल्कीन्स की हेलोजिनेशन की बात करते हैं. जब एल्कीन्स की हेलोजिनेशन होती है तो ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर प्रेशर पे होती है. क्यों होती है? क्योंकि एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव. And why are they reactive? They are reactive because they are unsaturated. They are unsaturated. That means they have a carbon-carbon double bond. अब let's take the example of an ethene. ये ethene है, ठीक है. ये दो, इसके पास 4 हाइड्रोजन है. अब जब ये रिएक्ट करेगा लेट्स से ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन का कलर क्या है? यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि ये रिएक्शन जो है, दिस रिएक्शन इज आल्सो एन आइडेंटिफिकेशन रिएक्शन. ये आइडेंटिफिकेशन रिएक्शन है. इट इज अ डिस्क्रिमिनेशन रिएक्शन कि आप अगर डिस्क्रिमिनेट करना चाहें एल्कीन्स को फ्रॉम एन एल्केन. अगर आपके पास 2 टेस्ट ट्यूब हैं, टेस्ट ट्यूब, अगर आपके पास 2 टेस्ट ट्यूब हैं, एक तो ये जब ये ड्राइंग पे आता है ना इतना गंदा हो जाता है पेन. you have 2 test tubes, one test tube is has both of them are colorless. और एग्जामिनर आपसे कह रहा है, ये लेट्स सपोज ये प्लानिंग क्वेश्चन है, ठीक है. इस एग्जाम ने कहा कि एटीपी का प्लानिंग क्वेश्चन है. उसने कहा कि आपके पास 2 कलरलेस लिक्विड्स हैं और इन दोनों कलरलेस लिक्विड में से एक एल्कीन है और एक एल्केन है. बताओ कैसे प्लान करो, एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करोगे. तो आपके पास यहाँ पर इन दोनों सिनेरियोज में यू हैव ए कलरलेस लिक्विड. तो आप क्या करेंगे, इन दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर एक टेस्ट ट्यूब ए है और एक टेस्ट ट्यूब बी है. तो टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी के अंदर आप क्या डालेंगे, यू विल बी एडिंग ब्रोमीन लिक्विड और एक्वस ब्रोमीन. एक्वस ब्रोमीन का कलर क्या होता है? इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर. हमेशा याद रखो, इट इज रेडिश ब्राउन कलर. तो जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपका ये रेडिश ब्राउन कलर इमीडिएटली, इमीडिएटली डीकलराइज हो जाए, ठीक है, दैट मींस उसका रेडिश ब्राउन कलर खत्म हो जाए, देन दैट मींस इट इज एन एल्कीन क्योंकि वो रिएक्टिव है एट द रूम टेम्परेचर प्रेशर. ये रूम टेम्परेचर प्रेशर पे हो रहा है और इमीडिएट डीकलराइजेशन हो रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका डबल बॉन्ड चेंज हो गया इनटू सिंगल बॉन्ड. इसके पास अपने 4 हाइड्रोजन थे और 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर आके ऐड हो गए, ठीक है. यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए और इसने क्या बना लिया, नॉट हाइड्रोजन, आई एम सॉरी, 2 ब्रोमीन ऐड हो गए, ठीक है. तो ब्रोमीन ऐड हो गए टू 2 डिफरेंट कार्बन्स और ये जो कंपाउंड है दिस विल बी ऑयली कलरलेस सब्सटेंस. दिस इज ऑयली कलरलेस सब्सटेंस जिसको हम कहेंगे 1,2 डाई ब्रोमो इथेन. इथेन में कोई ऑब्जेक्शन है? इथेन तो हो गया ना, इसमें सिंगल बॉन्ड हो गया तो इथेन हो गया. अब ब्रोमीन, अब अगर हम नंबर करें, अगर ये नंबर 1 है कार्बन तो ये नंबर 2 है. तो एक ब्रोमीन कार्बन 1 पे अटैच्ड है और एक ब्रोमीन कार्बन 2 पे अटैच्ड है, तो इसका नाम है 1,2 डाई ब्रोमोइथेन. एंड 1,2 डाई ब्रोमोइथेन इज कलरलेस. तो जो सब्सटेंस इमीडिएट डिकलराइज हो रहा है तो वो हो गया हमारे पास एल्कीन. और जहां पर इमीडिएट डिकलराइजेशन नहीं है, ठीक है, क्यों? क्योंकि दूसरा डेफिनेटली वो एल्केन होगा. एल्केन का मतलब वो आपका क्या है, दैट इज सैचुरेटेड, दैट इज गोइंग टू बी अनरिएक्टिव. तो ये अगर हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज एंड दैट इज अ वेरी स्लो रिएक्शन, ठीक है. तो इमीडिएट डिकलराइजेशन नहीं हो रही जिस टेस्ट ट्यूब में, वो एल्केन है, और इमीडिएट डिकलराइजेशन जिसमें हो रही है दैट इज एन एल्कीन. इतनी बात समझ में आ गई? सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प अस इन द प्लानिंग क्वेश्चन एंड दैट इज एन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर एल्कीन. हाँ बोलो, कौन कह रहा है? वी विल ऐड ब्रोमीन लिक्विड. बोथ द थिंग्स वी कैन ऐड. वी कैन ऐड ब्रोमीन as a liquid
or we can add bromine or we can pass the bromine gas. अगर आपके पास लिक्विड है तो आप इसमें से ब्रोमीन गैस भी पास कर सकते हैं, वो भी रेडिश ब्राउन है। या फिर आप ऐड कर सकते हैं ब्रोमीन एक्वा सॉल्यूशन, वो भी रेडिश ब्राउन होता है। ठीक है, थोड़े से प्रोडक्ट में डिफरेंसेस आ जाते हैं लिक्विड एंड एक्वस में, लेकिन आपकी स्टेज पर आप सिर्फ ये याद रखिए कि डीकलराइजेशन हो जाती है। ठीक है, इसकी हम डिटेल्स ए लेवल से पढ़ेंगे कि एक्वस ब्रोमीन और लिक्विड ब्रोमीन आपको क्यों कौन से डिफरेंट प्रोडक्ट्स देता है। राइट नाउ वी डोंट रिक्वायर्ड। तो एल्कीन्स के हमने कौन से रिएक्शंस किए, जल्दी जल्दी बताओ, लेट्स रिकैप देन विल मूव अहेड। एल्कीन्स के जो रिएक्शंस हमने किए हैं वो नंबर 1 एडिशन विद वाटर। एडिशन विद वाटर हमें क्या दे रहा था, एडिशन विद वाटर हमें दे रहा था अल्कोहल। एडिशन विद हाइड्रोजन हमें दे रहा है एल्केन। और एडिशन विद हेलोजन हमें दूसरी होमोलॉगस सीरीज दे रहा है जिसमें आपका हेलोजन अटैच हो जाता है। कंडीशंस याद करने की कोशिश करो कि कंडीशंस क्या होंगी। आपका जब हाइड्रेशन होता है तो कंडीशंस क्या होती हैं, जल्दी बताओ। हाइड्रेशन होता है तो कंडीशंस क्या होती हैं, फॉस्फोरिक एसिड 300 डिग्री सेल्सियस और 70 to 90 ATM, सही है। और आपको यहाँ पर अल्कोहल मिलता है, सही। अब ये एल्कीन्स की बात कर रही हूँ मैं, राइट। एल्कीन्स का रिएक्शन विद हाइड्रोजन है तो आपको यहाँ पर मिलेगा एल्केन्स, और ये रिएक्शन आपका रूम टेम्परेचर प्रेशर पे होता है। एल्कीन्स जब हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं, अरे यार ये रूम टेम्परेचर प्रेशर पे नहीं होता, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट 180 डिग्री सेल्सियस। हेलोजिनेशन, हेलोजेंस के साथ जब रिएक्शन होता है तो ये होता है आपका रूम टेम्परेचर प्रेशर पे। ठीक है, दिस इज एट द रूम टेम्परेचर प्रेशर, स्पेशली रिएक्शन विद द ब्रोमीन। और ये आरटीपी पे होता है इन इंस्टेंटली इमीडिएट डीकलराइजेशन रेडिश ब्राउन कलर, और ये आपको एक नई होमोलॉगस सीरीज देती है जिसमें हेलोजन मौजूद होता है। सो दिस इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू। चाहिए आगे चलें। बाकी क्यों नहीं का क्या मतलब है भाईदर, बाकी क्यों नहीं का मतलब यू वांट क्लोरीन डिक्लोराइजेशन एंड आयोडीन डिक्लोराइजेशन। ब्रोमीन का बहुत डिस्टिंक्टिव आता है, ठीक है, ब्रोमीन का बहुत डिस्टिंक्टिव आता है। क्लोरीन गैस जो होती है वो ग्रीनिश येलो कलर होती है, थोड़ा सा पेल ग्रीनिश येलो होता है, तो इसका कलर चेंज बहुत डिस्टिंक्टिव आता है। इसीलिए हम इसको एटीपी के एस्पेक्ट से भी डिस्क्रिमिनेटिंग आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के तौर पर हम लेते हैं। ठीक है हैदर, फाइन। अब आगे चलते हैं, लेट्स स्टार्ट विद अल्कोहल। अब हमारी दूसरी होमोलॉगस सीरीज आई अल्कोहल्स। ठीक है, एल्कीन्स एल्केन्स कर लिया, एल्कीन्स कर लिया, अल्कोहल। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1OH। ठीक है, अब यहाँ पर गौर करो। अब मैंने बताया था कि जितनी भी अल्केन्स हमारी पेरेंट होमोलॉगस सीरीज है, ठीक है, पेरेंट होमोलोगस सीरीज है, और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अब इसके अंदर से अगर मैं एक हाइड्रोजन निकाल दूं, एक हाइड्रोजन निकाल दूं और ये रहने दूं, ठीक है, तो यहाँ पर उस हाइड्रोजन की जगह मैं कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच कर सकती हूँ। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आर द ग्रुप्स, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आर द ग्रुप्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज। और फंक्शनल ग्रुप्स जो हमारे सिलेबस में है वो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल, one is your hydroxyl group, hydroxyl group is a group which is present in an alcohol, ठीक है। Another one is your carboxyl group, and the carboxyl group is present in carboxylic, it is present in carboxylic acid, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने CnH2n एक हाइड्रोजन निकाल दिया, OH अटैच कर दिया। दूसरी बार आपने CnH2n+1 एक हाइड्रोजन निकाल दिया और COH ग्रुप अटैच कर दिया। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप अटैच कर रहे हैं, इन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज इन फंक्शनल ग्रुप पे बिलोंग करेगी। ये जो नॉन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, नॉन हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, दैट मींस अपार्ट फ्रॉम एल्केन्स एंड एल्केन्स, ये दो पार्ट के बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ टू पार्ट। वन इज योर एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, एल्काइल ग्रुप इज अ ग्रुप which is formed from an alkane, जो कि alkane से बनता है by dropping one hydrogen,
by dropping one hydrogen. They cannot withstand or exist on its own. एक हाइड्रोजन निकल गया, ये जिस एल्केन, लाइक लेट्स फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मीथेन है, मीथेन का एक हाइड्रोजन मैंने ड्रॉप कर दिया तो ये एल्काइल ग्रुप बन गया एंड दिस विल बी नोन एज मिथाइल। और इस मिथाइल एल्काइल ग्रुप के साथ आपका फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा, या तो OH होगा या COH होगा। हम ये सिर्फ दो एग्जांपल्स करें क्योंकि यही हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो नॉन हाइड्रोकार्बन्स दो पार्ट के बने होते हैं। एल्काइल ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं होमोलोगस सीरीज में n की वैल्यू चेंज होती है। पहले मेंबर की वैल्यू n1 होती है, दूसरे की n2 होती है, तीसरे की n3 होती है एंड अकॉर्डिंगली उसका डिफरेंट फॉर्मूलेज होते हैं। लेकिन केमिकल फॉर्म प्रॉपर्टीज जो कि फंक्शनल ग्रुप पे होती है वो that remains the same, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स जनरेट, okay, what is there in the chat? Miss, what about the alkyl group? Alkyl ही तो बता रही हूँ। क्या एल्कीन्स में कौन सी प्रॉपर्टी है कि जो एल्केन्स का नहीं? अच्छा बेटा, एल्केन्स के अंदर भी ब्रोमिनेशन होता है बट स्लो रिएक्शन है। एल्कीन्स का इमीडिएट एंड फास्ट है। तो इमीडिएट डीकलराइजेशन, लेट अस नो दैट्स एन एल्कीन, एंड यूवी रेज की प्रेजेंस में और स्लो रिएक्शन अगर हो रहा है तो वो एल्केन्स है। लेकिन इमीडिएट जो चीज होती है वो हम बता सकते हैं कि एल्कीन्स है। 1 मिनट के बाद जूम बंद हो रहा है, कनेक्ट बैक अगेन। अच्छा, अब यहाँ पर मैं कह रही थी व्हाट वाज आई ट्राइंग टू एक्सप्लेन। हाँ, अब अगर मैं अल्कोहल के मेंबर्स की बात करती हूँ, CN2H CnH2n + 1 OH, तो पहला मेंबर हो गया C1। अगर मेरे पास n की वैल्यू 1 है तो इट इज CH3OH। इसका नाम हो गया मिथाइल अल्कोहल, or I'll be calling it methanol, both the way we can name it, right? जब कार्बन 2 होते हैं तो C2H5OH, this will be known as ethanol, ठीक है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि एल्काइल ग्रुप बड़ा हो रहा है और एल्काइल ग्रुप के बड़े होने से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ग्रेजुअली चेंज हो रही हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है एंड सो ऑन। लेकिन इसका फंक्शनल ग्रुप सेम है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। मैं जूम दोबारा से कनेक्ट कर रही हूँ, इसके बाद अगर मैं कुछ और समझाने बैठी तो ये बंद हो जाएगा। सो प्लीज वेरी क्विकली ज्वाइन बैक अगेन। अल्कोहल में जो हम स्पेसिफिकली एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ठीक है, जो रोल मॉडल लेके चलेंगे वो है इथेनॉल, ठीक है। तो इथेनॉल के सबसे पहले तो आप यूजर्स समझ लिए, इसके यूजर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो पहला यूज जो है कि ये अल्कोहल जो है दे एक्ट एज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट, ये MCQs में आता है। नंबर 2, इट्स ये सॉल्वेंट के तौर पे आता है। इट्स यूज फॉर कंजप्शन पर्पस, फॉर इंटॉक्सिकेटिंग के लिए, ठीक है, कंज्यूम करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल, रेसिंग कार्स वगैरह में इट्स यूज एज अ फ्यूल। और इट इज ऑल्सो यूज एज एक यूज और है which is slipping from my, अच्छा I'll get back to you. Now coming to the preparation. अब preparation, हम एक preparation तो हम कर चुके हैं कि इथीन के अंदर को कि इथीन का अगर हाइड्रेशन करते हैं, इथीन में अगर हम वाटर ऐड करते हैं तो हमें मिलता है इथेनॉल, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशंस बहुत स्पेसिफिक थी। कंडीशंस क्या थी? इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 70 to 90 ATM। तो एक तो ये हमारी हो गई, ठीक है, ये प्रिपरेशन। सो दिस इज बेसिकली योर हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। अच्छा, अब यहाँ पर इसके हमें प्रोस एंड कॉन्स, इन सारी प्रिपरेशन के हमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ने होंगे। दिस इज प्रिपरेशन नंबर 1। द सेकंड प्रिपरेशन इज बेसिकली इज नोन एज फर्मेंटेशन, ठीक है। मैं पहले दोनों प्रोसेसेस बता दूं, उसके बाद में इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डिस्कस करूंगी क्योंकि ये आपके बहुत बार क्वेश्चंस में आते हैं। नाउ फर्मेंटेशन इज बेसिकली के इट्स फर्मेंटेशन, जब glucose in the presence of yeast contain an enzyme zymase, जब इसका स्लो डिकम्पोजिशन होता है तो आपको मिलता है अल्कोहल, ठीक है, यू गेट एन इथेनॉल
and you get carbon dioxide and you get carbon dioxide. तो अगर मेरे पास ग्लूकोज है तो I'll be writing the formula C6H12O6. जब इसका स्लो डिकम्पोजिशन होता है in the presence of yeast at the room temperature pressure, और यहाँ पर कंडीशंस जो होती हैं वो होती हैं एनारोबिक कंडीशंस. एनारोबिक कंडीशंस क्या होती हैं? दैट मींस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो जब इसका स्लो डिकम्पोजिशन होता है तो आपको इथेनॉल मिलता है. यू गेट C2H5OH plus you get carbon dioxide, and you get both the carbon dioxide and ethanol in the ratio of 2:2. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. अब एक चीज बायो के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से मालूम होगा कि ईस्ट के अंदर मैंने आपको जैसे बताया इसके अंदर एंजाइम होता है, और एंजाइम्स आपके टेम्परेचर स्पेसिफिक होते हैं, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं. तो एंजाइम को आप अगर हाई टेम्परेचर पे लेके जाए तो वो डीनेचर हो जाते हैं. ठीक है, वो उनका फॉर्म जो है वो चेंज हो जाता है, दे गेट डीनेचर्ड. तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द yeast, because the yeast is actually doing the decomposition of an glucose. तो यहाँ पर हम जो ग्लूकोज को लेते हैं वो हम लेते हैं सिर्फ 15% ऑफ ग्लूकोज को लेते हैं, और रूम टेम्परेचर पे परफॉर्म करते हैं, हाई टेम्परेचर पे भी नहीं लेके जाते, जिसकी वजह से ये रिएक्शन एक्सट्रीमली स्लो होता है. तो ये 15% आप ग्लूकोज ले रहे हैं क्योंकि आप इसको कॉन्सेंट्रेटेड नहीं लेते, क्योंकि ये डीनेचर हो जाएगा एंजाइम. तो एक ये वजह है, और दूसरा तो इसकी वजह से ये जो प्रोसेस होता है ये स्लो होता है. और अगर आप 15% ग्लूकोज ले रहे हैं तो आपको यहाँ पर 15% ही अल्कोहल मिलेगा. तो इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये होता है कि हमें प्योर फॉर्म में 100% प्योर फॉर्म में अल्कोहल नहीं मिलता, हमें डाइल्यूटेड फॉर्म में 15% अल्कोहल मिलता है, जिसको हमें आगे जाके प्योरीफाई करने के लिए हमें उसको डिस्टिल करना पड़ता है. तो ये दोनों जो हो गई ये इसकी डिसएडवांटेजेस हो गई. ठीक है, अच्छा, लेकिन इसकी एडवांटेजेस भी होती हैं. ये 2 मार्क का क्वेश्चन होता है जिसमें एक डिसएडवांटेज और एक एडवांटेज पूछते हैं. अब होता ही है कि ग्लूकोज इज समथिंग व्हिच इज एडिबल, जो कि आप खा सकते हैं, जो कि फूड रिसोर्स से आ रही है, या तो ये ग्रेप से आ रहा है, या फिर ये एप्पल से आ रहा है, या फिर ये व्हीट से आ रहा है, और जो सोर्स होता है उसी हिसाब से इथेनॉल बनता है. अगर आपका ग्रेप से आ रहा है तो आप कहते हैं ये इथेनॉल शैंपेन है. व्हीट से आ रहा है तो ये आपका whatever वोडका विस्की एंड ऑल दैट. तो जो अल्कोहल्स की जो क्वालिटीज होती हैं, ठीक है, वो उसकी फ्लेवर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ग्लूकोज की सोर्स क्या है. ठीक है, तो इसका एडवांटेज ये है कि दिस अल्कोहल व्हिच यू आर गेटिंग फ्रॉम द फर्मेंटेशन इज कंज्यूमेबल. इसको आप कंज्यूम मतलब ह्यूमन बीइंग्स कैन consume it. They can consume it. What for? Intoxication के लिए, या it can be used as a solvent in medicines, क्योंकि वो आप you are taking it in, तो आप इसको solvent for medicine भी यूज कर सकते हैं. तो ये इसके एडवांटेजेस हैं. It is consumable. दूसरा क्या है कि एक तो ये स्लो हो गया, ये प्योर नहीं होता, ये डिसएडवांटेजेस है. एडवांटेज क्या है? इट्स अ कंज्यूमेबल. ठीक है, और दूसरा एडवांटेज जो है वो ये है कि ये बहुत ही इकोनॉमिकल है. दिस प्रोसेस इज इकोनॉमिकल बिकॉज दिस इज टेकिंग प्लेस एट द रूम टेम्परेचर प्रेशर. अब हम आते हैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस की, क्योंकि दोनों का कंपैरिजन कंपैरेटिव अकाउंट में क्वेश्चन पूछा जाता है. ये यहाँ पर आप इतना एक्सटेंसिव किस्म का टेम्परेचर और प्रेशर ले रहे हैं, तो दिस मेक्स आ प्रोसेस एक्सपेंसिव. पहली बात ये एक्सपेंसिव होती है. ठीक है, दूसरी बात ये जो इथीन आ रही है ये कहाँ से आ रही है? ये आ रही है पेट्रोलियम से. ठीक है, ये आ रही है पेट्रोलियम से. तो पेट्रोलियम से जो इथीन आ रही है और फिर वो इथेनॉल बना रहा है, तो ये क्या कंज्यूमेबल होगा? इट इज नॉट कंज्यूमेबल. ये आप इंटॉक्सिकेशन के लिए, अल्कोहल ड्रिंकिंग के लिए ये आपका कंज्यूमेबल नहीं है. ठीक है, तो ये इसके 2 डिसएडवांटेज हो गए. राइट, अच्छा, अब एडवांटेज क्या है? क्योंकि हाई टेम्परेचर प्रेशर पे है तो ये आपका रिएक्शन जो है ये फास्ट होगा. सेकंड जो दो रीजन है वो ये है कि यहाँ पर क्योंकि ईस्ट नहीं है, क्योंकि एंजाइम नहीं है, तो यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन नहीं कि 50%, तो आपका ये 100% इथीन आ रहा है, तो 100% आपके पास अल्कोहल बन रहा है. समझ में आया? तो यहाँ पर आपके पास दूसरा एडवांटेज ये है कि आपके पास प्योर एंड कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आपका ये अल्कोहल बन रहा है. ठीक है, तो एग्जामिनर आपको इन दोनों प्रोसेसेस की कंपैरिजन पूछता है. आप कहते हैं कि इस प्रोसेस का एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज बता दें, इस फर्मेंटेशन का एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज बता दें. तो ये हमने कर ली प्रिपरेशन. हाँ, हु इज इन द चैट?
कौन से की बेटा? डिसएडवांटेज किसकी? इसकी डिसएडवांटेज हाइड्रेशन की है कि एक्सपेंसिव है क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर हाई है, और ये नॉन कंज्यूमेबल है क्योंकि पेट्रोलियम इसका सोर्स है। एडवांटेज क्या है इसकी? इट्स अ फास्ट रिएक्शन, क्योंकि पेट्रोलियम कोक से हम इथीन बनाते हैं, और इथीन को स्ट्रेट अवे एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर चेम्बर में अंदर पास ऑन कर देते हैं। इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो पेट्रोलियम आया, इथीन, इथीन में क्रैक हुआ, और इथीन को हमने प्रोसेस किया और आपका इथेनॉल निकल आया जो कि 100% है। तो ये सारी एडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये कि एक्सपेंसिव है और कंज्यूमेबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर पेट्रोलियम का टेस्ट आएगा, तो जाहिर है आप इसको खा पी नहीं सकते। फर्मेंटेशन के डिसएडवांटेज है, ये स्लो है और 100% नहीं मिलता, क्योंकि आपको ईस्ट को डीनेचर ना करने की वजह से, ईस्ट या एंजाइम डीनेचर ना हो, तो आप इसको सिर्फ 15% रखते हैं। अब 15% रखा तो आपका ये 100% प्योर अल्कोहल भी नहीं देगा, जिसको आगे जाकर आपको प्योर करने के लिए डिस्टिल करना पड़ेगा। एडवांटेजेस इसकी हैं क्योंकि ये फूड सोर्स है, आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं, आप इसको मेडिसिन में एज ए सॉल्वेंट डाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, दूसरा एडवांटेज, क्योंकि ये आरटीपी पे हो रहा है, तो दिस इज बेसिकली माय इकोनॉमिकल रूम टेम्परेचर, मुझे हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे अल्कोहल की प्रिपरेशन हो गई। नाउ कम्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एन अल्कोहल। प्रॉपर्टीज ऑफ एन अल्कोहल आपकी दो हैं। एक प्रॉपर्टी है आपकी एस्टिफिकेशन, ठीक है, वन प्रॉपर्टी इज एस्टिफिकेशन, एंड द सेकंड प्रॉपर्टी इज बेसिकली योर ऑक्सीडेशन। बोथ द प्रॉपर्टीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बच्चों मैं आज ये आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, और पावर पॉइंट आपके पास पहले से है। आप रात को ये पूरा ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, 3 वीडियोस पॉलीमराइजेशन की देखेंगे, सारा पूरा ऑर्गेनिक की पावर पॉइंट करेंगे, और विल डिस्कस द कंसर्न्स देन, ठीक है। क्योंकि मैं आज पूरा वर्कशॉप एक्सप्लेनेशन में लगा रही हूँ, मैं कोई पास पेपर एप्लीकेशन नहीं कर रही हूँ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट्स एन एसिडिफिकेशन। अल्कोहल, इसकी जनरल इक्वेशन है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड जब कंबाइन करते हैं, जब रिएक्ट करते हैं, एसिड जब रिएक्ट करेंगे, तो इट अंडरगोज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। The forward reaction we call it esterification. The forward reaction is known as esterification, and the reverse reaction, the reverse of this is known as hydrolysis. ठीक है, ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन आपका कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशन फॉरवर्ड होता है, हाइड्रोलिसिस आपका रिवर्स होता है, ये आप वीडियो में देख लीजिएगा। एंड द प्रोडक्ट यू गेट इज एन एस्टर एंड यू गेट वाटर एज अ प्रोडक्ट। अब लेट्स सपोज हमारे पास अल्कोहल है, इथेनॉल, ठीक है। ऑक्सीडेशन में आपको अभी इसके बाद बताती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाऊंगी। नाउ फॉर एग्जांपल मेरे पास एसिड है, लेट्स से मैं पहले एसिड लिख लेती हूँ। आई हैव एन एसिड CH3COH, और ये एसिड है मेरा इथेनोइक एसिड। क्यों मैं इसको इथेनोइक एसिड कह रही हूँ? ये मैं इसको इथेनोइक एसिड इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसके अंदर मेरे पास 2 कार्बन है, दिस इज 1 कार्बन, दिस इज सेकेंड कार्बन। और जब भी आपके पास कार्बन 2 होते हैं, आप इसको नाम स्टार्ट करते हैं ईच से, ठीक है। So I have ethanoic acid here. Now ethanoic acid जब किसी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, तो मैं इसको थोड़ा सा उल्टा करके लिखती हूँ, C2H5 इंस्टेड ऑफ राइटिंग C2H5OH, तो क्योंकि मुझे वाटर एलिमिनेट करना है, ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा उल्टा कर दिया। तो OH हमेशा एसिड का जाता है और H हमेशा अल्कोहल का जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाटर एलिमिनेट हो गया। जब वाटर एलिमिनेट हो गया, तो जो बाकी का जो पार्ट है वो आपका एस्टर बनाता है। एस्टर का जनरल फॉर्मूला है RCOOR where RCO come from an acid and OR- come from an alcohol। तो ये देखिए, ये OR-, ये R means alkyl group। What do you mean by R? R means alkyl group। What is alkyl group? जो कि एल्केन से हाइड्रोजन ड्रॉप करने के बाद बना है। CnH2n+2 एल्केन था, जब इसका हाइड्रोजन मैंने ड्रॉप कर दिया तो आई गॉट CnH2n+1। This is my alkyl group, and alkyl group cannot exist all alone। alkyl group के साथ functional groups होते हैं, ठीक है, ये मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। तो ये alkyl group, ये RCO मींस ये एक alkyl group है, ये एक alkyl group है। ये वाला alkyl group जो है ये आ रहा है एसिड से, क्योंकि ये CO के बराबर में, और ये alkyl group आ रहा है अल्कोहल से। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ एन एस्टर इज RCOOR-। तो जहां तक CO है वो एल्काइल ग्रुप आ रहा है एसिड का पार्ट,
और OR वाला आ रहा है अल्कोहल का पार्ट। तो अब मेरा जो मेरा अब एस्टर बनेगा, वो एस्टर क्या बनेगा, अभी मैं देखती हूँ चैट में कौन बच्चा क्या पूछ रहा है। तो जो मेरे एस्टर जो बनेगा उसका फॉर्मूला जो होगा ऑन द बेसिस ऑफ RCOOR डैश, जो फॉर्मूला होगा दैट इज गोइंग टू बी, देखो ये वाला चीज बची यहाँ पर CH3, आई एम गेटिंग RCOOR डैश, ये मेरा एसिड है और ये मेरा अल्कोहल है। तो एसिड का RCO क्या है मेरे पास, इट इज CH3CO। और अब ये OR डैश, तो ये बना OC2H5। तो जब इथेनॉल और इथेनोइक एसिड रिएक्ट करते हैं देन दिस इज एन एस्टर आई विल बी गेटिंग। और एस्टर के अंदर हमेशा बीच में दो अल्काइल ग्रुप्स के बीच में अगर CO होता है तो देन दैट इज एन एस्टर। What is in the chat? Let me check. Miss, can you repeat the advantage of producing the ethanol from ethene? Advantage of producing ethanol, बेटा आप वीडियो दोबारा से देख लीजिएगा, लेकिन एडवांटेज मैं बता देती हूँ। एडवांटेज ये है कि एक तो फास्ट रिएक्शन है, और दूसरा एडवांटेज क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, और तीसरा एडवांटेज ये था कि 100% प्योर अल्कोहल मिल रहा था। ठीक है, अच्छा तो ये एस्टर बन रहा है। ठीक है, जब भी आपके पास RCOR डैश जो बीच में RCO जो जब भी बनता है बीच में RCOO, तो दैट इज एन इंडिकेशन इट्स एन एस्टर। और एस्टर की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, इट हैज गॉट अ वंडरफुल स्वीट फ्रूटी स्मेल। जितने भी फ्रूट्स के अंदर जो स्मेल होती है, बनाना की स्पेसिफिक स्मेल है, मैंगो की स्मेल है, तो ये जो फ्रूटी स्मेल होती है दैट इज बिकॉज ऑफ द एस्टर प्रेजेंट इन देम। ठीक है, तो ये दिस इज हाउ इथेनोइक एसिड एंड अल्कोहल कंबाइन टुगेदर टू गिव यू एन एस्टर, दिस इज एन एस्टर। इस सिनेरियो में हमारे पास ये एस्टर बन रहा है और वाटर। आई राइट डाउन इन द वन इक्वेशन फॉर्म CH3COH when react with HOC2H5 I'll be getting an ester, that's CH3COO C2H5, and I'll be getting, along with that I'll be getting water. So this is going to be my equation, and this is a balanced equation. Now this is esterification. The forward reaction is a reversible reaction. ये forward reaction esterification होता है और reverse इसका hydrolysis होता है। ठीक है, esterification is always catalyzed by what? बताओ, यहाँ से अगर मुझे forward ही लेके जाना है तो मैं इसको catalyze करूंगी by a dehydrating agent which is my sulfuric acid. Sulfuric acid act as a catalyst and it also act as a dehydrating agent. Dehydrating agent means it is going to absorb water. जब ये absorb कर लेगा water, तो one of the component, one of the product will go missing. तो ये reaction reverse नहीं हो सकता. It will permanently will become a forward reaction only. But अगर हमें reverse चाहिए, जो कि इसका hydrolysis होता है, तो hydrolysis को करने के लिए हम इसको catalyze करेंगे in the presence of dilute HCl or dilute acid and in the presence of dilute alkali. अगर dilute acid के साथ हम इसको catalyze करेंगे तो ये हमें यही दोनों products मिल जाएंगे, acid and an alcohol. लेकिन अगर हम dilute alkali के साथ catalyze करेंगे तो first step में तो आपको acid and alcohol मिलेगा, लेकिन जब ये इसी एक beaker के अंदर alcohol और alkali दोनों मौजूद होंगे तो second स्टेप में ये साइड रिएक्शन फॉर्म करेगा, और ये साइड रिएक्शन क्या होगा, इट विल बी बिटवीन द एसिड व्हिच इज फॉर्म्ड ऑन द हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर एंड एन अल्कली। तो ये एसिड एंड अल्कली रिएक्ट करके ये आपको देगा सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हिच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, कोई इश्यूज तो नहीं है, आगे चलें। ठीक है, अब एक बात गौर से सुनो, ये particular property, this particular property is a common property, common chemical property of an acid and an alcohol. ये acid and alcohol की common property है, तो ये alcohol की भी केमिकल प्रॉपर्टी कहलाएगी कि आपका एस्टर बन रहा है along with water, और यही प्रॉपर्टी आप कार्बोक्सिलिक एसिड की भी प्रॉपर्टी कहेंगे, that when carboxylic acid react with an alcohol they give you ester and water, and on reverse they will be reversing, ester will be reversing to give you alcohol and carboxylic acid. So this is a common property, it's a common chemical property of both acid and alcohol. ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा अब इसके बाद एक चीज मैं यहाँ पर और बता दूं कि
मैं इसी से रिलेटेड कुछ चीजें बता रही हूँ। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला ROH, R stands for CnH2n+1. OH is a functional group which remain common in all the alcohols and that is a functional group जिसकी वजह से उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। और ये अल्काइल ग्रुप है जो कि स्लोली ग्रेजुअली बड़ा होता है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज इसके ऊपर बेस करती है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का, क्योंकि नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड की जनरल फॉर्मूला ये होता है RCOH। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट्स RCOH। व्हाट इज R? R is your alkyl group. It's an alkyl group. Alkyl group need to be attached to a functional group. Alkyl group क्या होता है? You getting from an alkane by dropping one hydrogen. तो अब यहाँ पर alkyl group is attached to COH which is my functional group. ठीक है, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि मेरा अल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला है, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला जो है, अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि अल्कोहल का एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या है तो आप R नहीं लिखिएगा बल्कि आप R को CnH2n+1 लिखिएगा और आगे COH। ये इसका एल्काइल ग्रुप है और ये COH इसका फंक्शनल ग्रुप है। केमिकल प्रॉपर्टीज फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती है। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं पहला मेंबर, फर्स्ट मेंबर ऑफ एन एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करती हूँ, तो बच्चों एक चीज आप बहुत वाज़ेह तौर पे याद रखिए, वन थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर, कि फंक्शनल ग्रुप इज एन आइडेंटिटी ऑफ एनी होमोलोगस सीरीज। OH होना लाजमी है अल्कोहल्स के अंदर, COH होना लाजमी है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में लाजमी है एल्कीन्स के अंदर, RCOOR- दो एल्काइल ग्रुप्स के बीच में CO होना लाजमी है एस्टर्स के बीच में। तो ये इनके फंक्शनल ग्रुप्स हैं, समझ में आया? तो अब ये COH होना लाजमी है। तो अगर मेरा फर्स्ट मेंबर की मैं बात कर रही हूँ दैट मीन्स यहाँ कार्बन की वैल्यू क्या होगी? अगर एक कार्बन सिंगल कार्बन वाला अगर मैं मेंबर बनाना चाहूंगी तो मेरे पास यहाँ वाला ये वाला कार्बन तो लाजमी चाहिए क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो लाजमी मौजूद होगा। तो मैं लिख रही हूँ COH। अब ये एक फर्स्ट मेंबर की बात कर रही हूँ तो ये COH हो गया। तो यहाँ N की वैल्यू क्या हो जाएगी? N की वैल्यू हो जाएगी 0 और H की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 × 0 + 1। ये फर्स्ट मेंबर का तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C0 0, 2 0 0 + 1. So my first member's formula is going to be HCOH and this member is known as methanoic acid. ठीक है, तो मिथेनोइक एसिड में एक कार्बन है और एक कार्बन COH का कार्बन है। क्योंकि दूसरा कार्बन आपका एल्काइल ग्रुप का कार्बन है, आपको ऐसा मेंबर चाहिए जिसके अंदर सिर्फ एक कार्बन हो। तो COH का कार्बन लाजमी है, ये कार्बन जरूरी नहीं है तो उसको 0 रखा। अकॉर्डिंगली आपके एल्काइल ग्रुप में सिर्फ हाइड्रोजन बचा तो मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला बन गया COH। ठीक है, अब मैं एग्जामिनर मुझसे कहता है कि इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो मैं हमेशा COH का स्ट्रक्चर पहले बनाऊंगी। तो COH का स्ट्रक्चर मैं जब बनाऊंगी तो I will be making COH like this. How will I be making COH? I'll be making COH as C double bonded with oxygen, this further bonded with ONH. ठीक है, कार्बन जो है डबल बॉन्ड होता है एक ऑक्सीजन के साथ और दूसरे के साथ सिंगल। ये वजह क्या है, क्यों ऐसा है? क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2। अगर मुझे इस ऑक्सीजन के साथ आगे कुछ नहीं जोड़ना तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर कर रहा है इस कार्बन के साथ और ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ और ये ऑक्सीजन फर्दर हाइड्रोजन के साथ। तो ये एक शेयरिंग तो कार्बन के साथ कर रहा है, एक हाइड्रोजन के साथ कर रहा है, तो उस तरह से उसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमारे कार्बन की वैलेंसी अभी पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है। इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, 1 2 और 3। तो चौथा इलेक्ट्रॉन इसको इस हाइड्रोजन से मिलेगा ये, तो चौथा हाइड्रोजन उसको एल्काइल ग्रुप से मिलेगा, चौथा हाइड्रोजन उसको CnH2n+1 से मिलेगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो इस तरह से मैं अपना स्ट्रक्चर बनाऊंगी, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके, इज इट क्लियर? ऑलराइट, एक सेकेंड। अरे भाई ये मैं कैसे करूं, नेक्स्ट पेज पे कैसे जाऊं? ओके एक सेकेंड, ये मेरा विंडो 11 ना फ्रीज हो जाता है आफ्टर अ व्हाइल। ओके फाइन। अच्छा, अब हमने बात कर ली कि हमारे पास जो है
अब यहाँ पर हमारे पास, अब मैं डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज बना रही हूँ। हमारा कार्बन 1 वाला हो गया मीथेनोइक एसिड, और इसका फॉर्मूला हो गया मीथेनोइक एसिड, और इसका फॉर्मूला है HCOOH। ठीक है। सेकेंड कार्बन 2 वाला जो हो गया वो हो गया इथेनोइक एसिड। नाम में कोई मसला नहीं है, इसके अंदर COH के अंदर एक कार्बन है, और दूसरा कार्बन जनरल फॉर्मूला के हिसाब से CnH2n+1 COH। तो CH तो अपनी जगह आ गया एक कार्बन, और दूसरा कार्बन N की वैल्यू यहाँ 1 हो गई, तो C1 C H कितना हो गया, 2 1s are 1 प्लस 2 1s are 2 प्लस 1 मेक्स इट 3। तो मेरा इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला हो गया CH3COH। अब नेक्स्ट कार्बन 3 वाला जो फॉर्मूला होगा दैट इज गोइंग टू बी प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड कैसे बनाऊंगी, COH अपनी जगह पे, एक कार्बन यहाँ कंज्यूम हो गया, तो 2 कार्बन रह गए, तो N की वैल्यू 2 हो गई, तो इट्स गोइंग टू बी C2H5COH। आई बात समझ में? तो ये कार्बन पहला कार्बन है, और बाकी जो होंगे वो एल्काइल ग्रुप के अंदर होंगे। इट्स गोइंग टू बी C2H5OH COH। ठीक है। अब स्ट्रक्चर बनाने के लिए अगर मैं मीथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर बना रही हूँ तो मैं कार्बोक्सिलिक एसिड पहले बनाऊंगी, C डबल बॉन्ड O CONH सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन, ये मीथेनोइक एसिड हो गया। अब मुझे इथेनोइक एसिड बनाना है, फिर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड बनाऊं। ठीक है। और उसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मुझे जितना भी जो भी अल्काइल ग्रुप बनाना है, मैं उसके साथ वो अल्काइल ग्रुप अटैच कर दूं। ये मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना लिया। अब इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, क्योंकि मैं इथेनोइक एसिड बना रही हूँ, तो इथेनोइक एसिड के साथ मेरे पास CH3 होगा, तो इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ मैं नेक्स्ट कार्बन अटैच करूंगी, और उस कार्बन के को सेटिस्फाई करूंगी विद 3 हाइड्रोजन। So this is going to be my structure for ethanoic acid. अब मुझे नेक्स्ट बनाना है प्रोपेनोइक एसिड, तो प्रोपेनोइक एसिड भी मैं इसी तरह से बनाऊंगी, C डबल बॉन्ड O O एंड देन H, और प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मूला है C2H5COH। तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मुझे एल्काइल ग्रुप अटैच करना है C2H5 वाला। तो अब मैं इसके साथ क्या करूंगी, इस कार्बन के साथ मैं 2 कार्बन अटैच कर दूंगी, और उन 2 कार्बन को मैं 5 हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करूंगी। सो दिस इज गोइंग टू बी माय स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर प्रोपेनोइक एसिड। एम आई क्लियर? ठीक है, सही है। अच्छा, अब हम आते हैं आगे, लेट्स मूव अहेड। अब आगे जब हम जाएंगे तो अब मैं बनाऊंगी, हाँ कौन है चैट पे बेटा? मिस, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की ही एक्सप्लेनेशन हो रही है ना? यस बेटा, क्योंकि देखो अब अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स, ये होमोलोगस सीरीज आपस में ब्लेंड होकर आ रही हैं। अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलकर एस्टर बना रहे हैं, तो मैं अल्कोहल्स की भी बात कर रही हूँ, मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की भी बात कर रही हूँ, मैं एस्टर की भी बात कर रही हूँ। समझ में आया? क्योंकि मेरे पास जो पहली केमिकल प्रॉपर्टी अल्कोहल की जो आई है, जो पहली केमिकल प्रॉपर्टी अल्कोहल की आई है, वो आई है कि अल्कोहल जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको देते हैं एस्टर। तो इसके अंदर में तीनों होमोलोगस सीरीज में, तीनों होमोलोगस सीरीज के रेफरेंस में बात कर रही हूँ। अल्कोहल होमोलोगस सीरीज के तो कोई मुश्किल ही नहीं है, वो CnH2n+1OH है, तो जो भी कार्बन है वो Cn के साथ है। अगर इथेनॉल है तो यहाँ C2 हो गया, प्रोपेनॉल है तो C3 हो गया। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड आर लिटिल डॉजी, क्योंकि यहाँ पर COH के अंदर पहले हम एक कार्बन लेंगे, और बाकी जो कार्बन है उनको CnH2n+1 के साथ लगा देंगे। एस्टर भी लिटिल डॉजी है। एस्टर इसलिए डॉजी है क्योंकि RCOR' है, यहाँ 2 अल्काइल ग्रुप आ रहे हैं, तो CO के साथ जो अल्काइल ग्रुप आता है वो आता है एसिड वाला, ये आता है अल्काइल ग्रुप एसिड वाला, और ये वाला जो अल्काइल ग्रुप आता है ये अल्कोहल वाला। तो अगर मैं एक प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे ये होमोलोगस सीरीज की भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी is a common property for an alcohol। हम कहते हैं अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो एस्टर देता है। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे तो हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी है कि जब वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेंगे तो एस्टर देंगे, और ये प्रिपरेशन ऑफ एन एस्टर है कि जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो एस्टर देंगे। तो यहाँ पर आई एम गिविंग यू अ बेसिक नो हाउ which is a requirement for this common property. Is it clear, beta? Am I clear? ठीक है शेन, ओके लेट्स प्रोसीड, आगे चलते हैं हम। सही है बच्चा? ओके गुड, ओके लेट्स प्रोसीड फर्दर। I have to move on to the next page.
अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एस्टर का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, एस्टर की सिर्फ प्रिपरेशन हमारे सिलेबस में, प्रॉपर्टीज हमारे सिलेबस में नहीं है। तो एस्टर का जब हम एस्टर का जनरल फॉर्मूला लिखते हैं RCOR-, तो ये पार्ट आता है एसिड से और ये पार्ट आता है अल्कोहल से। ठीक है, तो अगर मेरे पास CH3COOH है और साथ में मेरे पास है C2H5OH, तो एस्टर जो बन रहा है उसका जनरल फॉर्मूला है RCOOR-, ये आ रहा है एसिड से। अब एसिड का एल्काइल ग्रुप क्या है बेटा? ये एसिड का एल्काइल ग्रुप है CH3, तो मैं यहाँ लिख दूंगी CH3CO। यहां तक पार्ट मेरा एसिड का आएगा, क्योंकि OH, इसका OH और इसका H, ये दोनों कंबाइन करके साथ में एस्टर के साथ वाटर दे देंगे, तो दिस नीड टू बी एलिमिनेटेड, ये एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, इसको हमें चाहिए ही नहीं है। सही है, समझ में आई बात? और यहाँ पर उसके बाद हमें लिखना है अल्कोहल का। अल्कोहल का मैं क्या लिखूंगी? अल्कोहल का जो पार्ट आएगा, अल्कोहल का जो पार्ट आएगा वो सीधा सा है, वो मैं लिखूंगी O। पहले मैंने ऑक्सीजन लिखा क्योंकि CO बीच में आना चाहिए। पहले मैंने ये ऑक्सीजन लिखा और उसके बाद मैंने एल्काइल ग्रुप लिख दिया, उसके बाद एल्काइल ग्रुप लिखा C2H5। तो ये मेरा एस्टर हो गया। दिस इज हाउ आई विल बी राइटिंग एन एस्टर। याद रखो RCOOR dash. Why I'm writing dash here? Because these two alkyl groups can be same or they can be different. The one coming with CO is an acid and one without CO is an alcohol. अब इसका आते हैं हम स्ट्रक्चर पे। जैसे मैंने एसिड के अंदर पहले COH बनाया था, इसी तरह से मैंने पहले C डबल बॉन्ड O सेंटर वाला पार्ट बनाऊंगी। तो मैं C डबल बॉन्ड O एंड O वाला पार्ट बनाऊंगी। ये मैंने इसको इस तरह से लिख लिया। अब इस ऑक्सीजन के साथ मैं ये वाला एल्काइल ग्रुप बनाऊंगी। कौन से ऑक्सीजन के साथ? ये वाला। इस ऑक्सीजन के साथ ये वाला ऑक्सीजन। ठीक है, ये ऑक्सीजन जो है ये डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है। ये वाला ऑक्सीजन जो है, ये वाला ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये वाला ऑक्सीजन इस एल्काइल ग्रुप, तो इसके साथ मैं कितने कार्बन अटैच करूं? 2 कार्बन, और उन 2 कार्बन को मैं 5 हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दूं। तो इतना पार्ट तो मैंने बना दिया। दिस पार्ट इज डन, COO C2H5। अब इस कार्बन के साथ ये एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, तो इस कार्बन के साथ मैंने सिर्फ एक कार्बन अटैच करना है और उसको 3 हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करना है। तो दिस इज हाउ आई मेड माय एस्टर। बच्चों समझ में आई? अब एक और एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स सी इफ आई हैव C2H5 COO CH3, तो ये पार्ट एसिड से, ये अल्कोहल से। मुझे स्ट्रक्चर बनाने को कह रहा है एग्जामिनर, मैंने C डबल बॉन्ड O और O बीच में बना दिया। ठीक है, क्या करा मैंने? C डबल बॉन्ड O और O बनाया। ठीक है, दिस इज व्हाट आई हैव ड्रॉन। एक सेकेंड, आई एम जस्ट गोइंग टू लुक इनटू द चैट, क्या मसला है। एक सेकेंड रुको बेटा, आई जस्ट वांट टू गिव इट अ डिफरेंट कलर। मैं बच्चों की तरह कलर्स चेंज करती रहती हूँ। हाँ, व्हाट इज इट बेटा? यस मैं समझ, ओके, थैंक यू सो मच। ओके, तो सबसे पहले तो हम C डबल बॉन्ड O बनाएंगे, तो ये हमने C डबल बॉन्ड O बना दिया। ठीक है, उसके बाद हम जो है यहाँ पर ये वाला CH3 बनाएंगे। तो लेट मी टेक इट इन ग्रीन। ठीक है, तो ये CH3 और ये नेक्स्ट टू दिस ऑक्सीजन है ये। तो अब मैं C एक कार्बन है और सेटिस्फाइड बाय 3 हाइड्रोजन, सो दिस इज this much part is done, this much part is done. Now with this carbon I have to attach 2 hydrogen. तो अब मैं यहाँ पर जो है वो 2 हाइड्रोजन, 2 कार्बन अटैच करूं, एक कार्बन और दूसरा कार्बन, और इसको सेटिस्फाई करूंगी विद 5 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5। सो दिस इज हाउ आई विल बी मेकिंग माय स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर एन एस्टर। आई होप आई एम क्लियर। अब मैंने फॉर्मूला लिखना आ गया मुझे। ठीक है, मुझे स्ट्रक्चर लिखना आ गया। अब मेरे पास नेक्स्ट एजेंडा जो है दैट इज हाउ टू नेम एन एस्टर। ठीक है, हाउ टू नेम एन एस्टर। आपके पास एस्टर होमोलोगस सीरीज है, लेकिन आपसे सिर्फ यही चीजें पूछते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एन एस्टर व्हेन एन एसिड एंड अल्कोहल कंबाइन टुगेदर, राइट, through a process of esterification. It's a reversible reaction in the presence of concentrated sulfuric acid. That's all about the preparation. दूसरा वो पूछते हैं कि फॉर्मूला बताइए एस्टर का, आपको फॉर्मूला लिखना आ गया। तीसरा वो कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताइए, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताना आ गया। अब लास्ट एजेंडा, लास्ट ऑब्जेक्टिव, हाउ टू नेम इट। ठीक है, नेम स्लाइटली ट्रिकी है बट जस्ट काइंड फोकस ऑन इट। तो हम जब नेमिंग करते हैं तो हम अल्कोहल का पार्ट हम पहले लाते हैं
अल्कोहल का पार्ट हम नेम में पहले लाते हैं और एसिड का पार्ट बाद में लाते हैं और उसकी सफिक्स ऐड कर देते हैं OH। ठीक है, अब आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। ठीक है, तो ये रूल याद रखना कि अल्कोहल का पार्ट हम पहले लेकर आएंगे और उसके बाद हम एसिड का पार्ट लेकर आएंगे और उसके एंड में लगाएंगे OH। नाउ आई हैव अ एस्टर व्हिच इज CH3CO C2H5. Another ester I have C2H5 COO C2H5. Another ester I have C3H7 COO C2H5. Examiner is asking me to name these. अब मैंने आपको क्या बताया कि ये वाला पार्ट पहले हम इसके अंदर डिफाइन कर लें कि अल्कोहल का पार्ट कौन सा है। ये अल्कोहल का पार्ट है जो कि बगैर, देखो CO वाला पार्ट हमेशा एसिड से आता है। ठीक है, जो एल्काइल ग्रुप के बराबर में CO होता है एसिड से, और एल्काइल ग्रुप के बाद जो विदाउट C वाला पार्ट है वो अल्कोहल से आता है। नेमिंग के अंदर हम पहले अल्कोहल वाले पार्ट को लिखते हैं। तो कितने कार्बन है इसके अंदर? 2। तो इसके अंदर अल्कोहल की नेमिंग के हिसाब से ये कहलाएगा इथाइल। It will be known as ethyl, followed by the part which is coming from an acid. अब ये इसके अंदर 2 कार्बन है तो ये इथेनोइक एसिड से आ रहा है। तो इसके अंदर ये अल्कोहल में भी 2 कार्बन थे, वो इथाइल अल्कोहल से आ रहा था। इसमें 2 कार्बन है, ये इथेनोइक एसिड से। तो इथाइल तो पहला पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट इज गोइंग टू बी ईथन और एंडिंग ऑफ एन एस्टर इज टू बी OH। हर एस्टर की एंडिंग OH होती है। जैसे हर अल्कोहल की एंडिंग जो होती है वो ऑल होती है, हर एसिड की एंडिंग ओइक होती है, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक। इसी तरह से एस्टर की जो एंडिंग होगी वो होगी OH। तो ये आप याद रखेंगे। अब हम इसकी नेमिंग करते हैं। हमने यहां से इसको डिवाइड किया, ये मेरा अल्कोहल है। अब ये फिर से मैंने इत्तेफाक से 2 कार्बन वाला इथेनॉल अल्कोहल ले लिया, दिस इज गोइंग टू बी इथाइल। अब एसिड का पार्ट कितना है? 2 और 1 3 कार्बन वाला एसिड है। तो इथाइल प्रोपेनोएट, इट्स गोइंग टू बी इथाइल प्रोपेनोएट। ठीक है, OH is a suffix for an ester, so this is going to be ethyl propanoate. Come on, I'm giving you a minute. Name this ester. चलो शाबाश, जल्दी से चैट बॉक्स में फास्ट लिख के दिखाओ। यहां से स्प्लिट किया, पहले अल्कोहल पार्ट का पार्ट है, मैं अल्कोहल चेंज कर रही हूँ, बार बार मैंने एक ही अल्कोहल लिखा हुआ है। आई एम चेंजिंग द अल्कोहल। चलो शाबाश, ये तो बहुत गंदी बात होगी, मैंने ओके चलो ये अल्कोहल है। अब बताओ नाम क्या होगा, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखना शुरू करो। Got the first one. Oh, why ethyl? एक ही कार्बन तो है, एक ही कार्बन तो है बेटा, इथाइल क्यों होगा? कितना है, क्या होगा? शाबाश, जल्दी बताओ चैट में। Yes, methyl, sir. Very good. One carbon, so we will name it as methyl. And how many carbon in acid? 3 plus 1, 4. 4 carbon means butane, ending with OH. So the name of this ester is going to be methyl butanoate. Let's have one more. C2H5, CO, C3H7. Naam batao jaldi se. And this is the last name. Quick, quick, quick. In the chat, fast. मुजम्मिल, हाँ क्या नाम दिया? हाँ राबिया, जल्दी बोलो बेटा। अम्मारा ने नेम दिया। ओके गुड। अम्मारा 3 कार्बन वाला हमारे पास हो गया। 3 कार्बन वाला क्या नाम दिया बेटा तुमने? 3 कार्बन वाला प्रोपाइल। वेरी गुड, वेरी गुड। सो इट्स गोइंग टू बी प्रोपाइल 3 कार्बन वाला अल्कोहल और 2 plus 1 and it's going to be propanoate. Got it? So this is how we'll be naming it. समझ में आ गया? अच्छा, अब मेरी 1-1.5 मिनट के बाद जूम फिर से बंद हो जाएगी, तो मैं आज ये खत्म करके ही छोड़ूंगी, ठीक है ना? आप दोबारा से, मैं इसको बंद करके, और जस्ट गिव मी 1 मिनट, I'll be back in a minute. In the meantime, तुम लोग भी वॉशरूम हो जाओ, मैं जल्दी से 2 मिनट में जल्दी से कनेक्ट होंगी. I'm ending the meeting. 2 minutes. I'm giving a break and then we'll get back again. All right? चलो. End the meeting for 2 minutes.
Okay, let's move on to the last video. और इस वीडियो के साथ इंशाल्लाह इस वीडियो के साथ हमारा ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा। बाकी फिर पॉलिमराइजेशन की वीडियोस आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। अच्छा बच्चों, हु इज ऑन द चैट, क्या कह रहे हो मिस, व्हाट आर वी गोइंग टू डू? हम बस खत्म कर रहे हैं, हम रैप अप कर रहे हैं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अच्छा, अब मैं जो हूँ केमिकल प्रॉपर्टी प्रिपरेशन करा दी अल्कोहल की, केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने एस्टिफिकेशन करा दी, ठीक है। एस्टिफिकेशन करा दी, अब आता है आपके पास ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन के अंदर हम जो है वो ये है कि अल्कोहल अल्कोहल व्हेन दे गेट ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। जब भी हम स्क्वायर ब्रैकेट में ऑक्सीजन का लिखते हैं तो दैट मींस आई एम गेटिंग इट ऑक्सीडाइज्ड यूजिंग एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो पोटेशियम परमैंगनेट है। एसिडिफाइड को हम H पॉजिटिव से सिंबलाइज करते हैं। और वी हैव एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो आपको मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड, यू गेट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड यू गेट वाटर, ठीक है, एंड यू गेट वाटर। अच्छा, अब ये पर्टिकुलर रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी के आई विल जस्ट शो यू थ्रू द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। और इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मैं आपको सिर्फ एक सेटअप दिखाना चाह रही हूँ और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि इस सेटअप का क्या मकसद है। अच्छा, ये सेटअप है, देखो मैं क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ, मैं इस सेटअप के थ्रू एक्सप्लेन कर रही हूँ ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो है इस सेटअप के थ्रू अल्कोहल जो है, ये एटीपी क्वेश्चन है, ये अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो रहा है यूजिंग एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये एसिड मिल रहा है। अब ये हमें कैसे पता दिस इज एन एसिड, बिकॉज आई एम गेटिंग CH3CO2, CO2 मींस COOH, तो you have an acid that's CH3COH which is basically my ethanoic acid। अगर ये इथेनॉइक एसिड है तो अल्कोहल क्या होगा, अल्कोहल होगा इथेनॉल। तो इथेनॉल की जब ऑक्सीडेशन होती है तो मुझे मिलता है इथेनॉइक एसिड। अच्छा, अब ये रिएक्शन इस पर्टिकुलर सेटअप में होता है। रीजन ये है कि अल्कोहल का जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो इट इज नॉट वन स्टेप प्रोसेस। जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो आपको एक इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड। दिस इंटरमीडिएट कंपाउंड इज नोन एज इथेनॉल, नॉट नो इथेनॉल, इट इज नोन एज इथेनॉल। आपको इसका नाम याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दिस इज अनदर होमोलोगस सीरीज व्हिच इज नोन एज एल्डिहाइड, ठीक है। तो आई एम जस्ट राइटिंग इट हियर। अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो आपको एक इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलता है। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड जो होता है ये वेपर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इस सेटअप के अंदर अब आप देखिए यहाँ से ये आपकी दिस इज योर टैप फनल। इस टैप फनल को आपने खोला और यहाँ से ऊपर से अल्कोहल ऐड किया, उस ऊपर से अल्कोहल आ रहा है, ठीक है। ये ऊपर से आपने अल्कोहल ऐड किया और यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एसिडिफाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मौजूद है। वो एसिडिफाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपके पास, लेट्स सपोज KMnO4। तो KMnO4 का कलर क्या होता है, एसिडिफाइड का मतलब है इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड पड़ी हुई है। अब KMnO4 का एक्चुअल कलर क्या होता है, इट्स पर्पल और इट्स पिंक, ठीक है, इट्स पर्पल और इट्स पिंक। जब आप ऊपर से अल्कोहल डालेंगे तो इस KMnO4 में इनिशियली तो कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि अल्कोहल जो होगा वो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है अल्कोहल को कन्वर्ट करता जा रहा है इनटू इंटरमीडिएट। अब ये जो इंटरमीडिएट एंड दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज डन, वी कॉल इट रिफ्लक्स एंड हीट। हम इसको रिफ्लक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो सेटअप ऑफ कंडेंसेशन है ये क्या है, इस तरह का कंडेंसर हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना डिस्टिलेशन में, वी कॉल इट लाइबिक कंडेंसर। लेकिन वो लाइबिक कंडेंसर में जो कंडेंसर होता है ना ये आपका अपराइट डायरेक्शन में होता है, इस तरह से होता है। और इसके अंदर आपकी जो ऊपर वाला जो ओपनिंग होता है वो वाटर आउट के लिए होता है और नीचे वाला वाटर इन के लिए होता है। अब इसके अंदर हमने क्या किया, इस कंडेंसर को हमने अपराइट पोजीशन में लगा दिया। अपराइट पोजीशन में लगाने का मकसद है कि ये वेपर्स इसके अंदर जाएंगे इंटरमीडिएट के, और इसके अंदर आउटर जैकेट में वाटर जब रोटेट करेगा तो ये वेपर्स कंडेंस होके वापस सेम रिएक्शन फ्लास्क में आ जाएंगे। तो ये इंटरमीडिएट जो गैसियस स्टेट पे है वो लिबरेट करेगा, लेकिन ये इंटरमीडिएट वापस फ्लास्क में आएगा और इट विल बी अंडरगोइंग intermediate. This intermediate will be undergoing another
स्टेप ऑफ ऑक्सीडेशन, और सेकेंड स्टेप ऑफ ऑक्सीडेशन से अब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा और साथ में वाटर मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इसको वन स्टेप रिएक्शन लिखें, इफ यू राइट इट डाउन एज अ वन स्टेप रिएक्शन, then what is happening, alcohol is undergoing an oxidation to give you carboxylic acid and it is going to give you water. तो यहाँ 2 moles of oxidizing agent. तो हमारी overall equation ये है, क्योंकि इंटरमीडिएट अगर आप कैंसिल करें और इन ऊपर वाली 2 इक्वेशंस को अगर जोड़ें तो ये देगा आपको अल्कोहल, 2 moles of oxidizing agent and giving you carboxylic acid and water. तो ये होता है कि इंटरमीडिएट क्योंकि वेपर फॉर्म में होता है तो ऊपर जाता है। अब आप उसको वेपर्स को किस तरह से कंडेंस करेंगे, जबकि ये प्रोसेस पूरा हीटिंग में हो रही है, तो आपने ऊपर कंडेंसर लगा दिया, ये अपराइट पोजीशन में है, तो इसको हम कहते हैं रिफ्लक्स कंडेंसर। तो रिफ्लक्स कंडेंसर क्या कहते हैं, जो वेपर्स के अंदर एंटर होते हैं उनको कंडेंस करके उसी रिएक्शन फ्लास्क में वापस कर देता है। ठीक है, तो उसकी वजह से ये सेकंड स्टेप ऑक्सीडेशन का होता है, एंड नाउ this intermediate get converted into carboxylic acid. Is it clear? Is it clear? अच्छा, अब हम ये सवाल इसको कर लेते हैं यहाँ पर क्योंकि ये खुला हुआ है, तो let's do it. Now they are asking name the apparatus E. तो apparatus E क्या है? What do you will name it? It is known as reflux condenser. ठीक है, now why is it used in this preparation? Why are you using reflux condenser? Reflux condenser we are using because we are getting an intermediate, ठीक है, आप यही लिखेंगे, because we are getting an intermediate which is in this gaseous form and we have to make it oxidize again in order to give a carboxylic acid. ठीक है, we have to, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, in this process we get the vapors which need to be condensed and oxidized to form carboxylic acid. ठीक है, तो इसीलिए आप इसके अंदर रिफ्लक्स कंडेंसर यूज कर रहे हैं। आई होप आई एम क्लियर, कैन आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट? तो ये पूरा आपका प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशंस जो होती हैं, हम कहते हैं वी आर डूइंग दिस रिएक्शन अंडर हीट एंड रिफ्लक्स। बच्चों मुझे चैट पे प्लीज बता दो ताकि मैं फिर आगे चलूं। Got it? तो ये आपका अपराइट पोजीशन में आप इसको रिफ्लक्स कहते हैं, और अगर स्लैंट पोजीशन में डिस्टिलेशन के साथ जहां लगा होता है हम उसको लाइबिक कहते हैं। ठीक है, लाइबिक कंडेंसर में आफ्टर कंडेंसेशन ये आपके पास डिस्टिलेशन फ्लास्क होता है, यहाँ से कॉर्क लगा होता है, यहाँ थर्मीटर होता है, या आफ्टर डिस्टिलेशन इट्स फॉलिंग इनटू अनदर रिसीवर फ्लास्क। ठीक है, वेपर्स, तो इस पोजीशन में होता है तो उसको लाइबिक कहते हैं। ठीक है, और इस पोजीशन में होता है तो इसको हम रिफ्लक्स कहते हैं। क्या हो गया, कोई चैट में कोई कुछ नहीं कह रहा। द नेम ऑफ द apparatus is लाइबिक और इट्स रिफ्लक्स हमारा, इट्स रिफ्लक्स। क्या कह रही हूँ बार बार, इट्स रिफ्लक्स। आगे प्रोसीड करूं? ओके, लेट्स गो बैक अगेन on the whiteboard so that I complete my concept back again. तो यहाँ पर ये हम reflux condenser की ये conditions क्या हो गई, heat and reflux. Condition क्या हो गई, heat and reflux. This is I'm using an oxidizing agent, or in order to balance it I'll be putting 2O in order to get carboxylic acid and water. अगर मेरे पास ethanol है C2H5OH plus I'll be using 2 moles of oxidizing agent in order to get CH3COH which is my ethanoic acid and I'll be getting water. तो अल्कोहल की 2 प्रॉपर्टीज हैं, एक है एस्टरिफिकेशन, ठीक है, जिसको मैंने बहुत डिटेल में किया है, और दूसरा है ऑक्सीडेशन। जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो हमें क्या मिलता है, वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। Is it clear? So we are done with an alcohol. Let's move on to the next part, and that is carboxylic acid, and that's all for today. ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर। कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन क्या है? प्रिपरेशन अल्कोहल की प्रॉपर्टी, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन। ऐसे ही किया था ना मैं अभी पिछली स्लाइड पे। प्रॉपर्टी क्या की थी, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन था तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा था। ठीक है, तो ये इसकी ये प्रॉपर्टी ऑफ एन अल्कोहल विल बिकम अ preparation for carboxylic acid. Simple and straight. This is a repetition. We will not going to further go into details. ठीक है, ये इसकी preparation हो गई। अब हम आते हैं carboxylic acid की properties. Now because this is an acid, it is going to show all the acidic properties. It is going to show all the acidic properties.
Now what are the acidic property? That when an acid reacts with a metal, you get salt and you get hydrogen. When an acid react with a base or an alkali, you get salt and you get water. Acid when react, just give me 5 more minutes and I'm wrapping up. When acid react with a metal carbonate, they give you salt, they give you water and they give you carbon dioxide. ठीक है, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर. एसिड मेरे पास है इथेनोइक एसिड CH3COH. इसको मैंने रिएक्ट कराया मेटल सोडियम के साथ. अगर मैं इथेनोएट की बात करूं तो इथेनोएट जो है, ये वाला आयन जो है नेगेटिवली चार्ज है, ये वाला आयन पॉजिटिवली चार्ज है. एसिड हम कैसे डिफाइन करते हैं? हाउ डू वी डिफाइन एसिड? एसिड आर दो सब्सटेंसेस which give H positive ion in aqueous solution. अब जब यहाँ पर ये मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास, अगर HCl को मुझे रिएक्ट कराना होता है मैग्नीशियम के साथ, तो मेरे पास सॉल्ट बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड. हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, मैग्नीशियम आयन है, तो यहाँ पर तो मेरे पास दो हाइड्रोजन है. कौन सा सब्स्टिट्यूट होगा? मेरे पास जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दिस इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिटी. तो इसका जो हाइड्रोजन है वो सब्स्टिट्यूट करेगा मेरा मेटल. तो मेरा मेटल इस हाइड्रोजन को, कार्बोक्सिलिक एसिड के जो ग्रुप में हाइड्रोजन है, उसको पुश करके बाहर निकालेगा. ठीक है, इसको पुश करेगा और इसकी जगह आ जाएगा. तो जो मेरा सॉल्ट बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी CH3CO. ठीक है, दिस इज माय इथेनोएट आयंस. और इस हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा सोडियम और साथ में मुझे मिलेगा हाइड्रोजन गैस, because we get gas when they react with. तो I need to balance this equation. तो इसको इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी. I'll have 2 here and this is going to give you 1 mole. So this is an example for the first one. ठीक है, ये first है. अब हम आते हैं second पे. This is the second. Then when they react with the base. So again, I'll take an example of ethanoic acid. When it react with NaOH, I'll be getting again the sodium ethanoate, CH3CONA, and I'll be getting water. This equation is balanced. ये हाइड्रोजन की जगह Na आ गया और ये हाइड्रोजन और OH निकल के वाटर बना दिया. ठीक है. Coming to the third one, it's an acid plus carbonate. So I again take the simple one. Ethanoic acid along with the sodium carbonate is going to give you sodium ethanoate, going to give you carbon dioxide, and it's going to give you water. ये जो salt जितने भी बन रहे हैं एस्टर की तरह, हम इनको एंडिंग देंगे इथेनोएट. तो जो प्रोपेनोइक एसिड के सॉल्ट्स होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोपेनोएट. जो तो ये इसका नाम है. अगर यहाँ पर मैग्नीशियम सॉल्ट बनेगा then that is going to be magnesium ethanoate. एल्यूमिनियम सॉल्ट बनेगा तो एल्यूमिनियम इथेनोएट. तो पहली कैटेगरी हो गई एसिडिक प्रॉपर्टीज. द first category of reactions are acidic property, and the second category of the acid chemical property is what we have already done. So that is basically your esterification. पहली प्रॉपर्टी तो एसिडिक प्रॉपर्टी होगी और दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी एस्टरिफिकेशन. दैट मींस व्हेनेवर माय कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद एन अल्कोहल. पहले हमने अल्कोहल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो हमने कहा था अल्कोहल इज रिएक्टिंग विद कार्बोक्सिलिक एसिड. अब हम कह रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिएक्टिंग विद एन अल्कोहल, इट अंडरगो एस्टरिफिकेशन. ये एस्टरिफिकेशन अंडरगो एस्टरिफिकेशन फॉर्मिंग एस्टर and forming water, and the reverse of this esterification will be known as the same, exactly वही चीज है जो अभी हम पढ़ चुके हैं, will be hydrolysis. The esterification is catalyzed by concentrated sulfuric acid and hydrolysis is catalyzed by dilute acid or dilute alkali. समझ में आ गई बात बच्चों? तो ये सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज हैं and that's all for today. और अब आप पावर पॉइंट पे जाइए और सारे क्वेश्चंस करिए और जहां जहां जो प्रॉब्लम है वो फौरी तौर पे अब फोरम पे डालिए एंड वी विल बी म्यूचुअली, ऑल ऑफ अस विल डू द क्वेश्चंस टुगेदर. टेक हाफ एन आवर विद ऑल दीज नोट्स. आपके पास ये मैं वीडियो रिकॉर्डिंग जो मैंने करी है, ये रिकॉर्डिंग्स मैं इंशाल्लाह 1 घंटे में डालूंगी बिकॉज आई विल बी मर्जिंग दीज वीडियोज. ठीक है, तो इनको मैं इन एन आवर आई विल बी